हेलो गाइस, मेरा नाम इरफान अली है और आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मेरी वीडियो और मोशन इन 1D की वीडियो देख ली होगी। चलें ये चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर में थोड़ी राइटिंग थोड़ी गंदी है, लेकिन आप लोग कंटेंट आपको पूरा मिलेगा A to Z। और यूट्यूब पर जितने लेक्चर्स पढ़े हों उन सब का कंबाइन और इजी वे इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए, फ्लो ऑफ चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब होता है फ्लो से। अगर कोई भी चीज़ फ्लो कर रही है तो वो करंट है। तो अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक करंट, वाटर फ्लो करेगा तो वाटर करंट। ठीक है ना। अब करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है और एवरेज करंट। दो तरीके के हम दो चीज़ से हम पढ़ एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस पढ़ा था हमने मोशन इन 1D में। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसी करंट इंस्टेंटेनियस, एवरेज करंट। चलिए इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आई को हम क्या लिख सकते हैं? dQ/dt, यानी स्मॉल चेंज इन चार्ज डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। और ये इसे इंटीग्रेट करके हम इसे डेल्टा Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी लिख सकते हैं। अगर हमें निकालना है चार्ज फ्लोन तो हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया अंडर आई टी ग्राफ। देखिए इंटीग्रेशन जहाँ आता है वहाँ एरिया आता है। चलिए अब एवरेज करंट क्या होता है? एवरेज करंट हमें पता है डेल्टा Q/ΔT। और एक और फॉर्मूला मैंने बताया था आपको मोशन इन 1D में कि अगर किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है तो ये इंटीग्रेशन और ये dt और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन dt ये सेम आता है। बस अगर यहाँ मान ली कोई डिब्बा तो यहाँ वो डिब्बा आ जाएगा। यहाँ डिब्बे की जगह क्या है? आई है। वहाँ हमने क्या देखा था? एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी था। ऐसे यहाँ आई एवरेज का फॉर्मूला आ गया ऐसी। और ये आई एवरेज का डेल्टा Q/ΔT। देखिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताइए कितना चार्ज फ्लो हुआ अगर इतने टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है। फिर ये बताइए कितना चार्ज फ्लो हुआ इतने टाइम में, तो एवरेज करंट बताइए। ठीक है ना। और एवरेज और इंस्टेंटेनियस में आपको क्लियर रखना है कि इंस्टेंटेनियस पूछा है या एवरेज पूछा है। ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं? इंस्टेंटेनियस पूछा होता है ये फॉर्मूला आगे आ जाते हैं, एवरेज पूछा होता है ये फॉर्मूला आगे आ जाते हैं। ये गलती नहीं करनी है आप लोगों को। चलिए अब क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन करंट का उसके ही डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। लेकिन अपोजिट होता है नेगेटिव चार्ज के। देखिए अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना। और पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में होगा। और ठीक है ना। चलिए और वैसे इसमें यहाँ भी लिखा हुआ कि अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में आता है। लेकिन करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल यानी इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है ना। और आप ये भी देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तभी तो देखिए यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है। और ये जो डायरेक्शन बना हुआ है ये करंट का है। इस डायग्राम से आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है। चलिए अब यहाँ भी वही सिनेरियो दिखाया हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में फ्लो करेगा, नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो आई ज़ीरो नहीं होगा, आई कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट होता है। चलिए अब वो यहाँ थ्योरी लिखी हुई है उसी को कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक करंट और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में होता है। और ठीक है ना। अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट का भले ही डायरेक्शन होता है लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्योंकि क्या फॉलो नहीं करता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है। देखिए यहाँ थीटा एंगल पे I1 आ रहा है I2 आ रहा है, लेकिन यहाँ हमेशा I1 + I2 होगा। भले ये थीटा पे हो, 90 पे हो, 180 डिग्री पे हो, अगर ज्वाइन कर रहा है तो ये I1 + I2 होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी इज अ करंट पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द करंट। मतलब क्या है कि जे करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं और जे का फॉर्मूला निकल के आता है I/A करंट फ्लोन पर यूनिट एरिया। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं I = J.A। ठीक है ना। चलें बस आपको इस करंट डेंसिटी में इतना याद रखना है, J = I/A। करंट डेंसिटी जे से रिप्रेजेंट करते हैं और जे एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम I/A या I/A' cos थीटा, क्योंकि यहाँ A' क्या है? ये A' ये वाला एरिया है जो कि एक थीटा एंगल पे, इसलिए A' cos थीटा। ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, ये भी आप याद रखिएगा। चलें अब हम लोग एक क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई वालों के लिए था। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एट एनी इंस्टेंट। मतलब एवरेज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। अब देखिए यहाँ ये एवरेज का तो हमें पता है, ये फॉर्मूला क्या होता है कि किसी चीज़ का एवरेज निकालना क्या, उनका सम करो डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर दो। अब देखिए यहाँ क्या है?
पहले देखिए जब तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई नहीं होता है, जब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वरना रैंडम मोशन तो कर रहे होते हैं, लेकिन रैंडम मोशन का एवरेज तो ज़ीरो होता है। और जैसे हम एक पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस लगा देंगे तो उससे एक इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट उनका जो है नेट मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने लगेगा। तो देखिए मान लीजिए हम एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालें तो कैसे निकालेंगे कि v1 आएगा u1 माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और उस पर फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव लगती है, इसलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला u1 माइनस v इक्वल टू u प्लस at होता है। अब यहाँ एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। ये क्या है, फोर्स पर यूनिट मास। फोर्स पर यूनिट मास को हम ये कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं ना। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज फोर्स हो गया, फोर्स डिवाइड बाई मास एक्सेलरेशन हो गया, तो ये at। अब ये u क्या है, u है वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, मतलब मानिए दो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करे उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी आ रही वो ये है, ऐसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की, ऐसी nth इलेक्ट्रॉन की। अब इन सब का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एवरेज लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये सबकी ऐड कर दी। अब देखिए इसमें से क्या है, इसमें ये हम u1 u2 u3 u3 u4 un तक कॉमन कर लेंगे बाहर। अब देखिए ये करेंगे हम लोग ऐसे, ये हमने कॉमन कर लिया। अब देखिए ये कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। नेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट आफ्टर कोलिजन इज ज़ीरो, क्योंकि ये रैंडम मोशन होता है बहुत ज़्यादा, उनका डायरेक्शन की वजह से वो कैंसिल हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अब यहाँ बचा क्या, ये बचा, इसमें से हमने क्या कॉमन कर लिया, माइनस ई बाई एम कॉमन कर लिया। और क्या बचा फिर यहाँ पे T1 प्लस C2 Tn डिवाइड बाई एन। और ये किसके बाद, ये से हम क्या कहते हैं इस टर्म को पूरे, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, ठीक है ना। ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया। रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिख देखिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ गया, जीरो माइनस ई बाई एम टाउ रिलैक्सेशन टाइम। और तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर आ गया, वी डी इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। अब यहाँ एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टाउ डिक्रीजेस। ये हर केस में होता है, चाहे वो कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, सेमीकंडक्टर हो, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि टाउ डिक्रीज होगा। अब ऐसा हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोलिजन चल ही लिए होंगे, और कोलिजन चल ही लिए होंगे तो टाउ डिक्रीज करेगा ऑटोमेटिकली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या है रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट, ठीक है। चलिए ये देखते हैं। अगर देखिए बैटरी नहीं होगी तो करंट भी नहीं होगा। अब अगर हम बैटरी अटैच कर देंगे तो क्या होगा, तो देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे। देखिए यहाँ हमने बैटरी लगाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी बनी यहाँ से। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में क्यों बनेगी, देखिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। देखिए यहाँ हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में बनेगी। और तो इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करने लगे। तो देखिए हम रिलेशनशिप निकाल लेंगे, पूरा डेरिवेशन बता रहा हूँ मैं आपको कैसे आता है रिलेशनशिप आई और ड्रिफ्ट स्पीड का। तो देखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन इन dt सेकंड कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टाइम क्या हमने dt माना है। अब वॉल्यूम कितना आएगा, अगर हमने इस कंडक्टर का एरिया a माना है तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, एरिया इंटू दिस डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना आया, वी डी इंटू डी टी, तो ये वॉल्यूम आ गया। अब उस वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन से हम वो कैसे निकालेंगे, हम वो ऐसे निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट क्रॉसेस द क्रॉस सेक्शन इन dt सेकेंड, वो आता है एन ए वी डी डी टी। और यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया कितने इलेक्ट्रॉन्स dt टाइम में क्रॉस कर रहे हैं एक सेक्शन को, ठीक है। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज, तो डी क्यू आ गया ये। बल्कि नहीं, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मल्टीप्लाई हम चार्ज से करेंगे तभी तो हमारा चार्ज आएगा। तो ये क्या है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। और हमें क्या पता आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। तो इसको देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट सब बाहर आ गया और डी टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है। तो आई क्या आ गया, वी डी ई एन ए, वीना कहते हैं हम इसे, याद करने की ट्रिक वीना। तो देखिए रिलेशन आ गया, ठीक है ना। ये मेरे ख्याल में आपके समझ में आया हो कि पहले हमने डिस्टेंस निकाला, फिर वॉल्यूम निकाली, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, फिर चार्ज निकाला, फिर करंट निकाला और रिलेशन आ गया, ठीक है। अब हम पास इसका रिलेशन आ गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आई बाई ए कर दिया हमने, वीना था, वीना का ए लिया है और यहाँ लिया है नीचे, तो ये क्या बन गया, जे बन गया। जे यानी करंट डेंसिटी, जे इक्वल टू वी डी ई एन आ गया। अब यहाँ नेगेटिव का साइन लगाते हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर बता दे रहा हूँ। चलिए नेगेटिव एज जे इज़ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज़ ऑलवेज अपोजिट टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड जो करंट डेंसिटी है वो हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट होती है, इसलिए यहाँ माइनस साइन आ रहा है। चलिए
अब यहाँ हम इस वाली इक्वेशन में वी डी की जगह हम क्या रखेंगे, ई बाई एम इंटू टाउ। हमने ये निकाला था ना अभी, कैसे आया था ये, वी इक्वल टू यू प्लस एटी होता है फॉर्मूला। यू हमें पता है एवरेज 0 आ जाता है और एक्सेलरेशन कितना है, ई बाई एम इंटू टाउ। इसलिए ये से हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए जे इक्वल टू एन ई और वी डी की जगह हमने ये रखा तो ये निकल के आ गया जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। देखिए ये जो है ना ये फॉर्मूला है, ये इसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी नीचे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम लॉ। और इसमें जो एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम है इसको हम सिग्मा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा। जे इक्वल टू सिग्मा ई, ये है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और हमें पता चल गया सिग्मा क्या होता है, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। अब देखिए आप कहेंगे, अब लोग कहेंगे कि ये कैसे पता चला सिग्मा है। देखिए इसका एक और तरीका होता है ड्राइव करने का, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आई इक्वल टू वी डी ई एन ए होता है, ठीक है। अब हम इसमें क्या रिप्लेस करेंगे, वी डी को रिप्लेस कर देंगे किससे, ई बाई एम इंटू टाउ से। और फिर यहाँ क्या बचा, ई एन ए। देखिए इन सब के मतलब पता है ना आपको, ये आई करंट, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो देखिए हमने इसमें वी डी रिप्लेस कर दिया। अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो क्या हो जाएगा, ये एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम हमने अलग कर लिया और क्या बचा यहाँ पे, ई इंटू ए बचा। और ई को हम पता है आप लोगों को क्या रख सकते हैं, वी बाय एल रख सकते हैं, ठीक है ना। ई को हम क्या रख सकते हैं, वी बाय एल रख सकते हैं। हमने यहाँ रख दिया ई को वी बाय एल, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ई को हमने वी बाय एल और ये ए। तो देखिए और हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इक्वल टू वी बाय आर। तो देखिए वी आ गया और ये पूरा कितना बचा, ये पूरा जो बचा है ये क्या बचा है, ये 1/r बचा है। तो ये 1/r है तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा एम एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउ बाय ए। और हमें पता है r क्या होता है, रो एल बाय ए होता है r। तो रो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा m डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, ये रो हो जाएगा। और हमें पता है कि सिग्मा क्या होता है, 1/रो होता है। देखिए ना आप ऐसे घुमा फिरा के लिए आइए, चाहे आप डायरेक्ट जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि इतना थोड़ा सॉल्व करने पे ये आ गया था डायरेक्ट, चाहें तो आप इतना ऐसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक ले आएँ तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये ओम्स लॉ भी हम यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, एक बार और रिव्यू कर लिए। चलें अब हम पढ़ते हैं मोबिलिटी। देखिए मोबिलिटी से पहले मुझे एक और पॉइंट याद आ गया, वो कि मान लीजिए जब एक कंडक्टर है उसमें जब एक बैटरी नहीं लगी है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऐसे रैंडम मूव करते होते हैं, यहाँ कुछ ये ऐसे, ये कुछ ऐसे, ठीक है, कि कुछ ऐसे इधर, ये ऐसे मूव करते हैं। तो इनका एवरेज तो ज़ीरो आ जाता है, देखिए ज़ीरो आ जाता है। लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 10⁻³ टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ये एक PYQ है, से याद रखिएगा आप लोग। अगर पूछ लिया जाए कि कितनी स्पीड से मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो 10⁻³ टू 10⁻⁴ होती है। और ये किस पाथ में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि किस इनका पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन और या फिर रैंडम या फिर कर्व, पैराबोलिक, ऐसी। तो उसका पाथ होता है स्ट्रेट लाइन, याद रखिएगा। चलें अब मोबिलिटी पे आते हैं। देखिए मोबिलिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या आ गया, अगर हम देखिए जैसे v इक्वल टू आई आर होता है, और तो हम ये थोड़ी जैसे r इक्वल टू क्या आएगा, v बाई आई आएगा। तो लेकिन r जो होता है ना v पे डिपेंड करता है ना i पे डिपेंड करता है, ऐसी मोबिलिटी है। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप लोग याद रखिए कि जैसे r जो होता है ना v और i पे डिपेंड करता है, वैसे मोबिलिटी जो है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है। वो किस पे डिपेंड करती है, वो देखिए अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे e बाई एम इंटू टाउ, देखिए ई से ही कट जाएगा। और ये इस पे डिपेंड करती है ई टाउ बाई एम पे, ये इन तीनों पे डिपेंड करती है। किस किस पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट होता है, और ये क्या है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट, बस ये टाउ पे डिपेंड करती है। टाउ क्या, रिलैक्सेशन टाइम। और ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1/रो यानी 1 बाय रेजिस्टिविटी। इसका फॉर्मूला निकल के आता है एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। तो देखिए इस कंडक्टिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन के। कंडक्टिविटी किसके डायरेक्टली टाउ के। तो देखिए क्या है ये, चेंज इन टाउ डोमिनेट्स। चेंज इन टाउ डोमिनेट्स है ना, इसका क्या मतलब है, देखिए अगर देखिए टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो एन तो इंक्रीज़ करेगा लेकिन टाउ डिक्रीज़ करेगा। तो
कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए कम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है। तो देखिए टाउ से हम डिटरमाइन करते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टाउ डिक्रीज़ हो रहा है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज एंड रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज। चलो ये तो रिजल्ट लिखा हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है और रेजिस्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं जितनी तेज़ी से टाउ जो होता है कम हो जाता है। यानी रिलैक्सेशन टाइम बहुत तेज़ी से कम होता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, लेकिन जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। ठीक है ना, ये एक रीज़न है इस वजह से ऐसा होता है। अब क्या है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इसका एक फॉर्मूला निकल के आता है R = R0 1 + अल्फा डेल्टा T। अब ये R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ फाइनल टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट फाइनल टेम्परेचर। R0 क्या है? रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर। अल्फा क्या है? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। चलिए अब हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता ही है, R = ρL/A। अब यहाँ L और A क्या होता है? देखिए इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए करंट यहाँ से जा रहा है तो जो L होता है वो तो करंट के साथ जो पैरेलल लाइन है, करंट के पैरेलल वाली साइड जो होती है वो L होती है, और करंट के जो परपेंडिकुलर वाला एरिया होता है वो उस वाले एरिया को हम लेते हैं। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा? करंट ऐसे जा रहा है इस क्यूबॉइड से, तो इसका एरिया होगा B/H। और करंट अगर ऐसे जा रहा है तो इसमें एरिया हम लेंगे L/H। देखिए यहाँ एरिया क्या लिया हुआ है? वो L/B। देखिए नीचे वाला एरिया ना परपेंडिकुलर, तो वो क्या हो जाएगा? L/B। लेकिन अगर हम ये वाला करंट ले रहे हैं तो एरिया क्या मानेंगे हम? B/H। इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। और अगर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो इसके लिए लेंथ क्या मानेंगे हम? H मानेंगे, लेंथ H मानेंगे। ठीक है ना, मेरे ख्याल में आपकी बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ। अब देखिए स्ट्रेच्ड का कंप्रेस्ड के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? सीधे सीधे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट ले जाते हैं। और ये देखिए अगर मानिए स्ट्रेच किया है, क्या इंक्रीज़ करा है? लेंथ इंक्रीज़ करा है। तो हम देखिए इस फॉर्मूले में अगर ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हमने स्ट्रेच किया, तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L² हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वॉल्यूम आ जाएगा, तो इसका मतलब R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A²। इस केस को भी हम यूज़ करते हैं कि अगर मान लीजिए कि एरिया डबल हो गया, लेंथ सेम है, ऐसा कुछ करा हमने, एक्सपेंड करा, और एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R² होता है, तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I⁴। ये कुछ रिलेशन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम में आ जाते हैं क्वेश्चंस करते वक्त। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि अगर स्मॉल चेंज होगा लेस देन 10%, अब यहाँ आता है एरर एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट। तो देखिए L² था, तो हमें पता है एरर एनालिसिस करते हैं तो जो स्क्वायर वाली जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है। तो स्मॉल चेंज के लिए क्या हो जाता है? परसेंटेज चेंज इन R क्या हो जाएगा? 2% × L। और यहाँ क्या हो जाएगा? -2% × A या फिर -4% × R। ये एरर एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। वरना कोई क्वेश्चन देख लेंगे हम अगली वीडियो में जिससे हम आपको समझा सकें। चलिए वरना कोई मुझे डायरेक्ट DM भी कर सकता है। अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे DM कर सकता है। मेरी इंस्टाग्राम ID है irfan.pvt पे। ठीक है ना। चलिए अब अगर बिग चेंज होगा तो बिग चेंज के लिए पता ही परसेंटेज R का, तो परसेंटेज का तो एक ही फॉर्मूला होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल × 100। चलिए अब ये क्या है? ये कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ पता नहीं क्या लिखा हुआ है, फालतू चीज़। चलिए कलर कोडिंग पे आते हैं हम। कलर कोडिंग क्या है? देखिए कलर कोडिंग वैसे तो अभी सिलेबस से हट गई थी, लेकिन फिर भी पढ़ा दे रहा हूँ, क्या पता 25 में ऐड हो जाए। अभी सिलेबस तो आया नहीं है, कोई रिस्क नहीं लेंगे हम लोग, सब पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। इसकी ट्रिक क्या होती है? BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ठीक है ना। और 0 से 9 तक की काउंटिंग होती है। और जो फर्स्ट वाला बैंड होता है वो क्या दिखाता है? वो नंबर दिखाता है। सेकंड वाला भी नंबर दिखाता है। थर्ड वाला जो होता है वो किसे दिखाता है? पावर को दिखाता है। क्या वाला नंबर जो होता है वो पावर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ऐसे गलत है इसलिए मैंने सही कर दिया था। ये थर्ड वाला जो होता है वो 10 की पावर को रिप्रेजेंट करता है। और देखिए ये फोर्थ बैंड जो होता है वो ये बताता है, एरर बताता है कितना एरर है। ये सिल्वर होगा तो 10%, और गोल्ड होता है तो 5%, और नो कलर उसका मतलब 20%। टॉलरेंस को दिखाता है एक तरीके से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आगे ये सेल्स पे आ जाते हैं हम सीधे। चलिए अब सेल्स में देखिए एक बैटरी लगी हुई यहाँ पे, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए। हमेशा एक सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है।
और देखिए ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए ईएमएफ की अगर सिंपल डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ बैटरी व्हेन देयर इज़ नो करंट। ठीक है ना, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये डेफिनेशन होगी इसकी, और इस डेफिनेशन से आपकी बहुत चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि क्या होता है। अब अगर हमारी करंट फ्लो करेगा, ये डिस्चार्ज हो रही है ये, तो इसके अक्रॉस एक टर्मिनल पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिसका फॉर्मूला निकल के आता है ई माइनस आई आर। और चलिए लिखा हुआ है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी। देखिए बस ये कुछ कंडीशन है, इन पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाए इसलिए यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। और मैंने अभी आपको टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था कि ई माइनस आई आर। ये फॉर्मूला आया कैसे, देखिए जो किरचॉफ्स लॉ अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको लूप के अलावा हम डायरेक्ट ऐसी लाइन में भी लगा सकते हैं। तो उससे कैसे लगाते हैं वो देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल यहीं समझ लिया आप। तो देखिए यहाँ से हम चलेंगे और यहाँ जाएंगे, बी तक जाएंगे, और करंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो देखिए चलते हैं फिर। देखिए वी ए माइनस ई, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। क्या लगाते हुए, किरचॉफ्स लॉ लगाते हुए। किरचॉफ्स लॉ तो नहीं कहेंगे हम, तरीके से कहेंगे, मेथड ही है ये। तो माइनस ई प्लस आई आर क्यों करा, क्योंकि हमने करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, इसलिए प्लस आई आर। तो ये आई आर यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, इक्वल टू वी बी। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया, ई माइनस आई आर। और वी ए माइनस वी बी क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इफ़ आई इक्वल टू जीरो होगा तो टर्मिनल वोल्टेज इसके बराबर होगा, ई एम एफ के बराबर। ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगर ये डिस्चार्जिंग बैटरी का केस अभी हमने देखा। अब अगर चार्जिंग बैटरी, आइसोलेटेड बैटरी में तो पता ही है हमें कि टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाता है, ईएमएफ के बराबर। अगर बैटरी चार्ज हो रही होगी तो वो क्या होता है उस केस में, तो देखिए करंट, इसका मतलब बैटरी में जा रहा होगा, बैटरी से आ नहीं रहा होगा, बैटरी में जा रहा होगा। तो देखिए अगर आपसे कभी असर्शन इसने पूछ लिया जाए कि करंट क्या हमेशा बैटरी के हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है, ऑलवेज़, देखो नहीं, ऑलवेज़ नहीं, हमेशा डिस्चार्जिंग के केस में ऐसा होता है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो कर रहा होगा बैटरी के हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल की तरफ। लेकिन अगर चार्जिंग की कैसे होगा, तो हाई से लो की तरफ, वो लो से हाई की तरफ जा रहा है। देखिए उल्टा बोल दिया, देखिए यहाँ जो है वो हाई से लो जा रहा है, लेकिन यहाँ जो था, देखिए यहाँ से करंट फ्लो करके आएगा तो बैटरी के अंदर किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लो से हाई। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब चार्जिंग बैटरी केस से देख लेते हैं। उसमें चार्जिंग वाली बैटरी में टर्मिनल वोल्टेज निकल के आता है ई प्लस आई आर। तो देखिए इससे भी आप निकाल सकते हैं, अभी जैसे हमने ऊपर निकाला था वैसे ही। देखिए यहाँ वी ए इस डायरेक्शन में चल रहे हैं हम लोग, लेकिन करंट का डायरेक्शन भी अभी इस डायरेक्शन में, तो वी ए माइनस ई माइनस आई आर, क्योंकि हम करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं। अभी यहाँ पे हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे, इसलिए हम प्लस आई आर ले रहे थे, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में था और हम चल इस डायरेक्शन में रहे थे, इसलिए हमने यहाँ प्लस आई आर लिखा था। लेकिन यहाँ क्या है, करंट भी इस डायरेक्शन में और हम चल भी इस डायरेक्शन में, इसलिए हमने माइनस आई आर लेंगे। तो जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, वी एम माइनस वी बी इक्वल टू ई प्लस आई आर। आप लोग को लिख के देखिएगा तो आ जाएगा आपका भी। चलिए हम क्या देखते हैं, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो देखिए पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और हमें पता है। और वर्क क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है ना। और पोटेंशियल क्या होता है, आई आर, ओम्स लॉ। ठीक है। तो देखिए पावर का फॉर्मूला निकल के आया था आई स्क्वायर आर। कैसे निकल के आया तो देख सकते हैं आप लोग उसे, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या पी इक्वल टू वी आई, या फिर पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पी इक्वल टू वी आई। यहाँ पर अगर आप वी को रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा, आई को रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ व्हेन चार्ज पासिस थ्रू अ पोटेंशियल ड्रॉप देन वर्क इज डन ऑन इट। देखिए कि अगर आप किसी चार्ज को मूव करा रहे हैं तो आप उस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ क्या लिखा हुआ, फॉर सीरीज पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और ये फॉर्मूला क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सीरीज़ में करंट सेम रहता है और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और देखिए अगर हम सीरीज़ में ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो P1 बाई V2 क्या आ जाएगा, R1 बाई R2। लेकिन पैरेलल में हमें पता है कि पोटेंशियल सेम रहता है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं V स्क्वायर बाय R। तो P1 बाई V2 क्या हो जाएगा, R2 बाई R1 फॉर पैरेलल। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। हम क्या पढ़ेंगे, पावर ऑफ आइडियल सेल। तो देखिए आइडियल सेल की पावर क्या हो जाएगी, ई आई, पी इक्वल टू ई आई। ये कुछ नहीं, बस लंबा चौड़ा थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, उसे रहने दीजिए, फिर भी आप लोग देखें, जो देखना चाहता है
कंसेप्ट के लिए वो देख सकता है। ठीक है, चले। अब पावर आउटपुट बाय रियल सेल मतलब कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी तो उसकी पावर आउटपुट क्या आती है। ये रियल सेल से पहले अभी चलें, ये अभी मैंने दिखाई दी तो बता ही देता हूँ उसको क्या होता है। देखिए यहाँ क्या है, ई क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज। और पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। और वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल इंटू चार्ज। डी क्यू बाई डी टी क्या बन गया, आई। तो यहाँ से पी इक्वल टू ई आई यानी वी आई, क्योंकि हमने यहाँ पे ई को वी माना। चलिए हम यहाँ पे आते हैं रियल सेल पे। तो पावर आउटपुट क्या होता है, पावर आउटपुट देखिए जितना यहाँ का पावर आउटपुट होगा उतना ही यहाँ का पावर, देखिए जितना ये पावर आउटपुट होगा उतना ही तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पावर आउटपुट आएगा। तो देखिए हमें क्या पता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पावर के लिए आई स्क्वायर कैपिटल आर। ये कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और ये जो पावर लिखी है वो भी वी आई से लिखी है यहाँ पे। और वी क्या है, ई माइनस आई आर, उसकी मल्टीप्लाई आई से कर दी तो ई आई माइनस आई स्क्वायर आर हो गया। ये दोनों पावर आउटपुट सेम ही है, बराबर ही है, क्योंकि यहाँ ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो उसके लिए लिखा हुआ है और नीचे वाला फॉर्मूला लिखा है जो उसके लिए लिखा है, और दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि जितना पावर आउटपुट यहाँ पे होगा उतना ही तो यहाँ पे होगा। ठीक है ना, ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से आई, चलें ये आई तो वैसे ही पता है कि वी बाई आर आता है, और यहाँ वी ये है और दो आर ये निकले हुए तो सीरीज़ में लगे हुए इसलिए आर प्लस आर हो जाएगा। चलिए अब क्या है, पावर आउटपुट डिपेंड्स ऑन करंट। हाँ ठीक है, करंट फॉर विच पावर आउटपुट इज़ मैक्सिमम। अब हमें वो करंट निकालना है जिस पे मैक्सिमम पावर आउटपुट आए। तो देखिए कहीं भी मैक्सिमम निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमम निकालना हो तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आई के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि हमें वही तो करंट निकालना है जिस करंट पे पावर मैक्सिमम होगी, इसलिए हमने इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ई माइनस टू आई आर इक्वल टू जीरो। मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन करके जीरो के इक्वल लगते हैं। तो आई कितना आ गया, ई बाई टू आर। और वैसे आई कितना था, ई प्लस आर बाई आर, ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। तो देखिए ई बाई टू आर को हमने ई डिवाइड बाई आर प्लस आर के इक्वल लग दिया। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी तब जाके मैक्सिमम पावर आएगी। ठीक है ना, तब जाके मैक्सिमम पावर आएगी। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब बैटरी डिलीवर्स मैक्सिमम पावर टू अ डिवाइस हुज रेजिस्टेंस इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। मतलब ये सी की स्टेटमेंट लिखी हुई है कि बैटरी जो है मैक्सिमम पावर तभी डिलीवर करती है जब उसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है तब। ठीक है, और यहाँ देखिए एक ग्राफ बना हुआ है उसी केस के लिए। मान लीजिए यहाँ R1 है, ये R2 है, और जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो रही है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो पावर क्या हो रही है, मैक्सिमम आ रही है। ठीक है ना, अब चलिए अब ये क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे एक डेरिवेशन है ये, यहाँ पे जो R1 R2 आया था ना, हमें ये निकालना है। देखिए दो रेजिस्टेंस पे पावर सेम आ रही है, तो ये दो रेजिस्टेंस कौन सी हैं उसे निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए पावर सेम आ रही है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, और आई क्या है, ई डिवाइड बाई R1 प्लस आर, ई डिवाइड बाई R2 प्लस आर, दोनों इसका आई स्क्वायर दोनों को इक्वल लग दिया। देखिए थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस रूट R1 R2 के बराबर होगी तो इन दोनों रेजिस्टेंस के लिए पावर सेम आएगी। ठीक है ना, ये सी की स्टेटमेंट लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पे। सीरीज़ ग्रुपिंग, ये कि सीरीज़ ग्रुपिंग में ऐसे कुछ एक सेल दूसरा सेल, एक सेल फिर उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा सेल उसकी इंटरनल। तो यहाँ सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक ही डायरेक्शन में है इसलिए सब ऐड होंगे। तो क्या निकल के आएगा, तो देखिए ये हमने इसको मान लिया कि ये है कंबाइन होके, और ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कंबाइन होकर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है कि डायरेक्ट हम फॉर्मूले पे आते हैं। देखिए ई इफेक्टिव E1 प्लस E2 प्लस E3 EN तक, वैसे आर इफेक्टिव क्योंकि सब सीरीज़ में लगे हुए थे इसलिए RN तक। चलिए अब यहाँ अगर मान लीजिए आइडेंटिकल बैटरीज हुई तो देखिए क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, NR हो जाएगी, और करंट क्या हो जाएगा, E बाई आर प्लस आर होता है तो NE डिवाइड बाई NR प्लस आर। ठीक है ना, चलिए अब अगर मान लीजिए कुछ सेल्स रिवर्स हो जाए तो क्या होगा, तो हम इफेक्टिव E जो आता है वो आएगा E1 प्लस E2 माइनस E3, अगर जो उल्टा लगा हुआ है वो माइनस E3, ऐसे ही हम करते रहेंगे, जो उल्टा लगेगा उसका माइनस में कर देंगे, लेकिन इफेक्टिव रेजिस्टेंस में हमेशा ऐड ही होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए यहाँ माइनस आ रहा है लेकिन यहाँ प्लस ही आ रहा है क्योंकि ये तो सीरीज़ में ही रहेगी ना इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। सिर्फ माइनस हम इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ही लिखते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम किस पे आते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग पे आ जाते हैं, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए क्या, बैटरी ऐसे लगाएंगे हम लोग E1 E2 ऐसे फिर E3 E4 ऐसे EN तक, और ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी हुई है। अगर हम इसका डायग्राम बनाना चाहें कि उसका कम इफेक्टिव का, तो ये ऐसे हम बना सकते हैं, और ये आर इफेक्टिव। तो देखिए इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला देखें, इसका डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है,
बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं। ये देखिए, मैं समझा नहीं रहा हूँ, ये देखिए। और यहाँ बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन करिए, इसका डेरिवेशन तो फिर भी नहीं आता है, उसका सीरीज़ वाले का फ्री पूछा था, सीरीज़ वाले का भी देख लीजिए। इसके अंदर ये जो ये है ना, ये वो किरचॉफ लॉ लगा हुआ है, किरचॉफ लॉ। ई देखिए हम कैसे चल रहे हैं, हम ऐसे लूप बना रहे हैं एक, और करंट किस डायरेक्शन में ऐसे है, और हम लूप किस डायरेक्शन में बना रहे हैं, ऐसे डायरेक्शन में बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे लूप बना रहे हैं हम लोग। तो देखिए हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल क्या होता है, माइनस ई प्लस आई आर, क्योंकि करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है, फिर माइनस ई टू प्लस आई आर टू, ऐसे फिर ये ऐसे एक प्लस आई आर कर देंगे यहाँ, आई इंटू आर, और इसे हम ऐसे लिखते हुए देखिए कंपेयर करेंगे फिर हम इसको इससे, तो ई इफेक्टिव इसके बराबर आ जाएगा और आर इफेक्टिव इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। इस सीरीज़ वाला इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं बोर्ड में। ये पैरेलल वाला भी हमने डेरिवेशन लिखा है, इसका फॉर्मूला देखते हैं। ई इफेक्टिव का फॉर्मूला आता है E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। ये दो के लिए है, ऐसी एन तक होगा तो ये एन तक चले जाएगा, नीचे भी ऊपर भी। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस का पता है पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है ना। चलिए अब अगर मान लीजिए आइडेंटिकल बैटरीज लगी हुई हैं पैरेलल में और आइडेंटिकल उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो क्या होगा, इक्विवेलेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ई के बराबर आएगा, एन ई। देखिए सीरीज़ में एन ही आया था, अब जो यहाँ कुछ लोग क्या करते हैं बच्चे ई बाय एन कर देते हैं, वो ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं और वो ई बाय एन कर देते हैं, ऐसा नहीं है, ई ही रहेगा, वो पैरेलल में ई ही रहेगा, लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर बाय एन, ठीक है ना। चलिए ये एन ये भी देख लीजिए आप लोग। चलिए अब अगर इस केस में कुछ सेल्स रिवर्स हो जाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ फिर माइनस में आ जाएगा साइन। मानिए अगर E2 का साइन रिवर्स हो गया, यहाँ सबके पॉजिटिव थे टर्मिनल, यहाँ इसका नेगेटिव टर्मिनल आ गया, यानी लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल आ गया, तो क्या होगा, हम उस वाले केस के लिए माइनस का साइन पुट कर देंगे, लेकिन फिर वही सीरीज़ वाली बात, लेकिन रेजिस्टेंस में प्लस ही रहेगा सब में, ठीक है ना। और यहाँ भी प्लस ही रहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में भी, और इसमें तो फॉर्मूले में भी रेजिस्टेंस का आते हैं इसलिए उसमें भी प्लस ही रहेगा, ठीक है। चलें हम किस पे आते हैं, नोडल एनालिसिस ऑफ पॉइंट पोटेंशियल मेथड। ये क्या होता है, ये कौन सा मेथड है, देखिए इसका डायग्राम है, इसका हम यहाँ समझेंगे। तो देखिए वो जो डायग्राम था मैंने यहाँ बना दिया है। तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर हमें मान लीजिए 10 ओम में करंट निकालना है, इस वाले सर्किट में मान लीजिए, मैंने अपने आप से मान लीजिए डायरेक्शन, पता नहीं कुछ भी आ सकता है डायरेक्शन, तो इस ये आई निकालना है हमें। तो देखिए हम किसी सर्किट में किसी भी पॉइंट पे ज़ीरो पोटेंशियल मान सकते हैं, ठीक है ना। तो हम जो है एक ऐसे पॉइंट को मानते हैं जैसे हमारा मैक्सिमम फ़ायदा हो रहा हो, उस पॉइंट को हम ज़ीरो पोटेंशियल मान सकते हैं, उस पॉइंट का हम ज़ीरो पोटेंशियल मान सकते हैं। तो हम यहाँ का पोटेंशियल ज़ीरो मानेंगे, तो यहाँ का भी फिर ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और फिर यहाँ का भी ज़ीरो पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सीरीज़ में हम लोग, ये देखिए सीरीज़ में ना ये दोनों चीज़ें, ये बैटरी और ये रेजिस्टेंस पोजीशन चेंज कर सकते हैं, यहाँ भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं सिर्फ सीरीज़ में। ये मतलब ये आगे है ये पीछे है, तो हम इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे। देखिए ऐसे क्या करा हमने, बैटरी को नीचे पीछे कर दिया और उसको आगे कर दिया, ठीक है ना। तो हमने क्या करा था, हमने यहाँ पे ज़ीरो पोटेंशियल माना था, यहाँ पे ज़ीरो पोटेंशियल अपने आप हो जाएगा, फिर यहाँ भी ज़ीरो पोटेंशियल अपने आप हो जाएगा क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ ज़ीरो तो ये भी ज़ीरो, और फिर ये 10 हो जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट का रेजिस्टेंस पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ऐसे इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऐसे यहाँ तो ज़ीरो है तो ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लें तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारा इस पॉइंट का पोटेंशियल जो आएगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया, और ये तो पता ही है हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करंट आ जाएगा। तो देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये केस होता है, अगर यहाँ का पोटेंशियल V1 ये रेजिस्टेंस R1, यहाँ का पोटेंशियल V2 ये रेजिस्टेंस R2, यहाँ का पोटेंशियल V3 ये रेजिस्टेंस R3, तो हम लोग इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले से। अगर हम इसको V माने तो उसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3। यहाँ 3 है, अगर यहाँ 4 होते तो 5 होते तो ऐसे ही ऐड करते चले जाते, लेकिन यहाँ 3 है तो वैसे भी ज़्यादा 3 की भी ज़रूरत पड़ती है हमें। डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए ये कुछ पैरेलल बैटरीज का कॉम्बिनेशन की तरह आप लोग को फॉर्मूला लग रहा होगा। पैरेलल में अगर बैटरीज लगी होती हैं तो उसका इफेक्टिव कुछ ऐसे ही निकल के आता है, वैसे ही यहाँ के लिए वी के लिए आ गया, ठीक है ना। अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस
देखिए यहाँ पे हम V मान लेंगे, हमें क्या पता है, यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ की रिएक्शन पता है, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ की रेजिस्टेंस, और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 0 है, तो हम इसे 0 ले लेंगे। देखिए क्या होगा यहाँ पे, V इक्वल टू 10/5, देखिए V1/R1 यानी 10/5 प्लस V2/R2 यानी 20/2 प्लस V3/R3 यानी 0/10 यानी 0 ही लेंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए यहाँ हमने सिर्फ 0/10 नहीं लिखा, क्योंकि वो 0 हो जाएगा तो प्लस करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ 1/10 मिस मत कर देना, बच्चे क्या करते हैं ये 1/10 भी मिस कर देते हैं, पता नहीं, मैं बहुत करता था ऐसे, आप लोग में से ज़रूर कोई ना कोई करता होगा, कमेंट करके बताएं कौन ऐसा करता है गलती। चलिए तो V की वैल्यू क्या आएगी फिर यहाँ पे, तो देखिए 2 हो जाएगा, ये 10, 2 पर क्या आ जाएगा 12, और नीचे अगर हम LCM लेंगे, LCM 10 ही हो जाएगा, फिर LCM भी LCM 10 हो जाएगा, तो 2 + 5 + 1 यानी 8, 8/10, तो देखिए क्या आ गया 120/8। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे, V की वैल्यू कितनी आ गई 15 वोल्ट, ठीक है ना। तो 15 वोल्ट, इसका मतलब 15 वोल्ट, यहाँ पे कितना है पोटेंशियल 15 है, तो यहाँ भी कितना होगा 15 होगा, और यहाँ भी कितना होगा 15 होगा, तो 15 यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया इस पूरे वायर का 15 हो गया। और I इक्वल टू क्या होता है ΔV/R, ΔV कितना है 15 है, रेजिस्टेंस कितनी 10 है, करंट कितना आ गया 1.5 आ गया ना। देखिए कितनी ईजिली, ना हमने किरचॉफ्स लॉ लगाया, ना हमने एम्पियर सर्किट लॉ लगाया। देखिए ये लॉ जो होते हैं सिर्फ बोर्ड तक ही सीमित रखिए तो ही बेहतर है आप लोगों के लिए, वरना फिर अगर स्ट्रेट लाइन में लगा रहे हैं आप लोग किरचॉफ्स लॉ तो वो तो सही है, वरना सर्किट एनालिसिस में कभी भी आप लोग वो लॉ मत लगाइए। डायरेक्ट नोडल एनालिसिस, किसी पॉइंट पे 0 पोटेंशियल लीजिए और सीरीज में पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसको अप्लाई कीजिए, फिर इस वाले फॉर्मूले को याद रखिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे मिक्स्ड ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट आता है, इसे पढ़ लेते हैं। तो देखिए मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या है, देखिए यहाँ पे सीरीज़ में भी लग रहे हैं और फिर ये सीरीज़ वाले पैरेलल में लग रहे हैं, ठीक है ना। ये मिक्स्ड ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं देखिए, ये देखिए इस वाले इसके लिए क्या आएगा, ई की वैल्यू, अगर यहाँ सीरीज़ में m लगे हुए हैं तो ये कितना आ जाएगा ME, और इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी MR, ठीक है ना, MR स्टार। चलिए अब यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी ME, और ये कितने लगे हुए हैं N तक, तो इसकी इफेक्टिव या फिर इक्विवेलेंट E कितना आ जाएगा, देखिए नीचे लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा हुआ तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इस पूरे के लिए क्या आ जाएगा, देखिए इफेक्टिव कितना आ जाएगा, ये देखिए इस सीरीज़ में तो कितना था ME, और ये पूरे N लगे हुए हैं तो ME/N। ये उसी केस में अगर सबके पॉजिटिव एक ही डायरेक्शन में और नीचे भी एक ही डायरेक्शन में लगे हुए हैं तभी ऐसा आएगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ओहो ये ME, देखिए मैंने वो गलती कर दी फिर से, ये तो रेजिस्टेंस के केस में होता है, इफेक्टिव ई तो M ही रहेगा, ME को भले ही आप कितनी पैदल में लगा दें वो ME का M ही रहेगा, ME/N नहीं होगा। अभी मैंने आपको पीछे बताई थी, मैंने कोई गलत कर दिया, चलिए आइंदा मैं ध्यान रखूँगा और अब भी ध्यान रखिएगा। और लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी MR/N, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी MR/N, क्योंकि MR सीरीज़ के लिए और पैरेलल में N तक लगे हुए इसलिए MR/N, ठीक है ना। चलिए ये लिखी हुई यहाँ पे MR/N। लोग लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ पढ़ लेते हैं। तो देखिए ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। देखिए ओम्स लॉ का ग्राफ ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन कुछ केस में ग्राफ ऐसा बन जाता है, और ये किस किस के लिए है ये ग्राफ गिवन है कि मान लीजिए कुछ, अगर कुछ ये देखिए ये फॉरवर्ड बायस सेमीकंडक्टर, जब PN जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। देखिए ये डेविएट हो रहा है ओम्स लॉ से, तो ये कुछ लिमिटेशन है ओम्स लॉ की। देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड बायस का और ये रिवर्स बायस का ग्राफ है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। और ऐसे ये वाला जो ग्राफ है, देखिए किसके लिए ये ग्राफ, गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टर के लिए ये वाला ग्राफ है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है किसको, ओम्स लॉ को। अब देखिए यहाँ पे कुछ ग्राफ बने हुए हैं, ये NCERT कुछ ग्राफ हैं, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कभी कभी कि बताइए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का रिलेशन कॉपर के लिए, तो ये कुछ ऐसा आता है पैराबोलिक। और नाइक्रोम के लिए क्या आता है, नाइक्रोम क्या होता है, तरीके से इंसुलेटर ही होता है। तो देखिए हमें पता है इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टिविटी, कॉपर कंडक्टर है, हमें पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन कुछ पैराबोलिकली बढ़ेगी। यहाँ लीनियरली बढ़ रही है और यहाँ पैराबोलिकली बढ़ रही है, इसलिए दोनों ग्राफ NCERT में क्यों ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। और तीसरा ग्राफ सेमीकंडक्टर के लिए, हमें पता है कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि हमें पता है कि वो होल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जनरेट हो जाते हैं, तो N की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। चलिए
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन ये बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख गए मुझे, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो देखिए, फाइंड द चेंज इन करंट इन ए बी वायर व्हेन की इज क्लोज। देखिए ये फिगर है, ये 20 वोल्ट है, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये की है। इस की को जब क्लोज करेंगे तो पूछा है ए बी वायर में डेल्टा आई यानी चेंज इन करंट कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे ए बी वायर में इस की क्लोज होने की वजह से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप पहले भी 20 वोल्ट हो रहा था और अब भी 20 वोल्ट हो रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब चेंज इन करंट कितना आ गया, 0। अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए यहाँ कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है करंट चेंज होने की वजह से। वैसे ही पता है, देखिए यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पहले भी 20 वोल्ट ड्रॉप हो रहा था इस 5 ओम में, और अब 5 वोल्ट में 20 ओम ड्रॉप हो रहा है, 20 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, इसलिए डेल्टा आई कितना है, 0। अब देखिए दूसरा केस, अगर सर्किट ऐसा होता तो क्या होता। अब देखिए, अब अगर की क्लोज होगी तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप चेंज होगा, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप चेंज होगा तो फिर इस वायर में भी पोटेंशियल ड्रॉप या फिर करंट चेंज होगा। कि इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे। देखिए ऊपर ना चेंज इन पोटेंशियल भी 0 है, भले मैंने इसे काट दिया क्योंकि क्वेश्चन पूछा नहीं था। यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल भी 0 है और चेंज इन करंट भी 0 है, क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, यहाँ फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ इनिशियल करंट क्या आ रहा है, अगर मानी कि ओपन है तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 डिवाइड बाई 10 0.5 एम्पेयर, और फाइनल करंट क्या आएगा सर्किट में, तो यानी कि क्लोज हो जाएगी। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में तो क्या हो जाएगा, 1/10 + 1/10 यानी 2/10 यानी 1/5 यानी रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इक्विवेलेंट 5। तो 5 + 10 15, तो करंट कितना आ जाएगा यहाँ के लिए 2/3, यानी 2/3 करंट यहाँ से चला। तो 2/3 करंट यहाँ से चला तो इन दोनों में आधा आधा चला जाएगा, यानी 2/3 का हाफ यानी 2/6। देखिए आई एफ थ्रू 10 ओम कितना हो जाएगा, 2/6 एम्पेयर। तो देखिए चेंज इन करंट कितना आएगा, आई फाइनल माइनस आई इनिशियल। आई इनिशियल कितना था, अब देखिए करंट कम हो रहा है इसलिए यहाँ पे आई इनिशियल माइनस आई फाइनल होगा, क्योंकि करंट कम हो रहा है इसलिए 0.5 - 2/6 यानी 1/6 एम्पेयर का चेंज आ रहा है करंट में। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो इसलिए मैंने बता दिया। तो हम लोग यहाँ पे KCL और KVL समझ लेते हैं कि KCL क्या होता है, किरचॉफ्स करंट लूप क्या होता है, सिग्मा यानी सम ऑफ करंट अक्रॉस अ जंक्शन कितना, 0। कैसे होता है ये, कि मान लीजिए अगर हम लोग देखिए ये मान लीजिए जंक्शन है, यहाँ से आ रहा है I1, यहाँ से आ रहा है I2, या I2 या I1 और ये I3। तो देखिए हम I1 + I2 - I3 + I3 = 0 ले लेंगे। देखिए I1 + I2 और हम लोग -I3 लेंगे, क्योंकि देखिए इन दोनों का डायरेक्शन किस में, इस डायरेक्शन में, लेकिन I3 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, = 0, इसलिए हमने विद साइन, इसमें विद साइन रखेंगे। तो देखिए क्या आ गया, ये I3 = I1 + I2 आ गया। यही क्या है, KCL है। ये क्या है, KCL है। अब KVL क्या होता है, देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लूप लॉ, किरचॉफ्स करंट लूप लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लूप लॉ, ये क्या होता है, सिग्मा यानी सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस अ लूप, या फिर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक सर्किट है कोई भी, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस पूरे लूप में पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, 0 आएगा। जाने से अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखी भी थी, चलिए आप लोग समझ जाओगे मेरे ख्याल में। चलिए अब यहाँ पे हम एक और इम्पॉर्टेंट बात देख लेते हैं। देखिए हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट होता है I² RT, इसे हम जूल्स लॉ भी कहते हैं, I² RT। ठीक है ना, ये जूल्स लॉ है। और हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब ऐसे ही पता है, पावर इनटू टाइम। एनर्जी को हम वर्क से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वर्क क्या होता है, पावर इनटू टाइम, ऐसे ये पावर इनटू टाइम। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए एक बल्ब जल रहा है और उसमें जो हीट निकल रही है उसकी वजह से पानी बॉयल हो रहा है, तो उस पानी का चेंज इन टेम्परेचर बताइए। तो कभी कभी आपको क्या ज़रूरत पड़ सकती है कि आप लोग इस फॉर्मूले को MS∆T, इसको ये याद रखिएगा आप लोग। यहाँ T क्या है, टाइम है, और यहाँ ∆T क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है ना, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर सर्किट दे रखा है और हमसे पूछा है कि इस वाले वायर में करंट बताइए।
तो देखिए इसमें भी हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे और नोडल एनालिसिस से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो कभी नहीं होगा सॉल्व। नोडल एनालिसिस लगाएंगे, देखिए यहाँ जीरो मान लिया पोटेंशियल, तो यहाँ का पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। अब देखिए कुछ बच्चे कहेंगे अगर ऑप्शन में जीरो होगा तो वो जीरो लगा के आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ जीरो पोटेंशियल, यहाँ जीरो पोटेंशियल, कुछ पोटेंशियल सेम है, इसलिए करंट फ्लो नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। देखिए अभी इसको चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा रीज़न क्या है। तो देखिए जीरो हो गया पोटेंशियल यहाँ का, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और यहाँ जीरो, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 20 का, तो करंट कितना आ जाएगा 4 एम्पियर, ठीक है ना। और यहाँ कितना आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस 10 का आ रहा है, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। 5 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और इस डायरेक्शन में कितना जा रहा है, देखिए 5 एम्पियर ऐसे आया और यहाँ से 4 एम्पियर चला गया। इसका मतलब 1 एम्पियर इस डायरेक्शन में गया होगा। ये तो मैं तुक्का माना था कि ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ से 5 आ रहा होता और यहाँ 4 जाता तब भी एक इस डायरेक्शन में आता, ठीक है ना। चलिए वो तो आप देख लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। अगर आप लोग किसी डायरेक्शन में तो सही आ गया ऑटोमेटिकली मेरा। यहाँ पोटेंशियल 0 0 था, लेकिन तब भी यहाँ 1 एम्पियर आया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऐसा नहीं कह सकते आप लोग कि अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा तो करंट 0 होगा। देखिए एक वायर में अगर रेजिस्टेंस लगा है और करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ तो 0 यहाँ तो 0, लेकिन फिर भी करंट तो फ्लो कर रहा है ना इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। इसलिए आप ये नहीं मान सकते इस केस में 0 नहीं लगा के आना। आप पहले सॉल्व करके देखें कि 0 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग कुछ बल्ब के बारे में बात कर लेते हैं। तो बल्ब, तो देखिए बल्ब की एक रेटिंग दे रखी होती है किसी भी बल्ब की P, V की फॉर्म में, यानी इस वोल्टेज पे इतनी पावर देगा। मैं पावर की यूनिट बताना भूल गया। पावर की यूनिट होती है वाट। पावर की यूनिट क्या होती है वाट, ठीक है ना। जूल पर सेकंड भी कहते हैं। अब देखिए ये केस है, यहाँ पे इस V पोटेंशियल के अक्रॉस ये 3 बल्ब सीरीज़ में लगे हैं और उसकी कुछ रेटिंग दे रखी है। मान लीजिए 25 वाट V वोल्टेज, और यहाँ मान लीजिए कुछ 50 वाट V वोल्टेज, और ये मान लीजिए कुछ 100 वाट V वोल्ट, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ जो रेटिंग वोल्टेज है वही सोर्स वोल्टेज है, बल्कि सोर्स जो इस बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इससे तो कम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसलिए क्या है यहाँ पे V रेटेड जो है ज़्यादा है V जो बल्ब के अक्रॉस है उससे। देखिए अगर कभी कोई केस ऐसा आ जाता है कि मान लीजिए बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज निकल के आ रहा है वो ज़्यादा आ जा रहा है किससे, V रेटेड से, तो बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। ये केस है किसके लिए, फ्यूज़ के लिए। बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। अब देखिए मैं इस केस से समझाना चाह रहा था आप लोगों को। देखिए यहाँ पे इस बल्ब की मान लीजिए ये बल्ब 1, ये बल्ब 2, ये बल्ब 3। तो देखिए पावर क्या है, पावर का ऑर्डर क्या है, देखिए P1 सबसे कम है, P2 उससे ज़्यादा है, P3 उससे ज़्यादा है। ये कौन सी पावर है, रेटेड वाली पावर है, ठीक है। और रेजिस्टेंस का ऑर्डर क्या आ जाएगा, देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, P = I² R होता है। वैसे तो हमें रेजिस्टेंस अभी रेटेड वाले से निकालेंगे। देखिए जो हमेशा रेटिंग दे रखी होती है उससे हमेशा पहले हम क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो वो कैसे आ जाएगी, V² से, V² से। और यहाँ V क्या है, रेटेड V, P क्या है, रेटेड P, ठीक है ना। ये रेटेड V तो तीनों में सेम ही है, लेकिन रेटेड पावर क्या है, तीनों में अलग अलग है। और जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी, रेटेड पावर जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी, यानी R1 सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और फिर R2, फिर R3, ठीक है ना। अब पावर कंज्यूम क्या आएगा, देखिए पावर कंज्यूम और पावर रेटेड में बहुत फ़र्क है। अब पावर कंज्यूम क्या होगा, पावर कंज्यूम होगा कितना होगा, I² R। जो I सर्किट में जा रहा है, जो I इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, जो I वो I² इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो देखिए I तो तीनों के केस में सेम ही रहेगा, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी उसके अंदर पावर कंज्यूम सबसे ज़्यादा होगा, यानी P कंज्यूम P1 का सबसे ज़्यादा होगा, फिर P2 का, फिर P3 का। ये क्या है, कंज्यूम्ड है। तो देखिए मैं इससे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि सीरीज़ के केस में पावर कंज्यूम जो होता है वो इन्वर्सली होता है P रेटेड के, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीरीज़ के केस में पावर कंज्यूम जो होता है वो इन्वर्स होता है P रेटेड के, और पैरेलल केस में उल्टा हो जाता है। इसी पैरेलल केस में P कंज्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P रेटेड के। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसे प्रूफ करके दिखाऊँ तो मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ। देखिए कि
ठीक है ना। ये कुछ डायग्राम है ऐसा, यहाँ पे वी पोटेंशियल है, यहाँ पे एक 1 बल्ब, 2 बल्ब, सेकंड थर्ड बल्ब। तो देखिए इसको नंबरिंग कर देना, ये फर्स्ट बल्ब, ये सेकंड बल्ब, ये थर्ड बल्ब। तो देखिए पावर रेटेड क्या है, P3 सबसे ज़्यादा है, P2 से, फिर P1 ये रेटेड है, ठीक है ना। ये तो रेजिस्टेंस का ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमेशा अगर रेटिंग से वो निकालनी है हमें रेजिस्टेंस, तो उसका हमेशा वही फॉर्मूला रहेगा V²/P, ठीक है ना। क्योंकि ये यहाँ क्या है, रेटेड वोल्टेज है और ये पावर क्या है, रेटेड पावर है, ठीक है। तो जिसकी देखिए रेटेड वोल्टेज तो तीनों में सेम ही है, सीरीज़ में भी सेम थी, पैरेलल में भी सेम है। और पावर क्या है, पावर का देखिए तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम, यानी R3 सबसे कम, फिर R2, फिर R1, ये आ गया इसका फॉर्मूला। ये रेजिस्टेंस आ गई है, तीनों के रेजिस्टेंस का ऑर्डर आ गया। अब पावर कंज्यूम क्या होगा, पावर कंज्यूम का फॉर्मूला आता है, ये पावर कंज्यूम इसका फॉर्मूला क्या है, V²/R। देखिए V तो सब तीनों में सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल का केस है, और पैरेलल में हम V²/R फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो पावर कंज्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी P कंज्यूम किसके, यानी R1 सबसे ज़्यादा था, इसका मतलब P1 सबसे कम हो जाएगा, फिर P2 हो जाएगा, फिर P3 हो जाएगा। देखिए कंज्यूम का ऑर्डर भी कैसे आ गया, जैसे रेटेड का ऑर्डर था वैसे कंज्यूम का आ गया, दोनों का सेम ऑर्डर आ गया ना, इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। मेरे ख्याल में आपकी बात समझ में आ गई होगी। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। 2 हीटर coils separately take 10 minutes and 5 minutes to boil certain amount of water. If both coils are connected in series, the time taken will be। तो देखिए इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि अगर सीरीज़ में कनेक्ट कर रही है तो टाइम जो होता है वो ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे रेजिस्टेंस ऐड होती है वैसे टाइम ऐड हो जाता है, यानी क्या कितना टाइम हो जाएगा, 15 मिनट्स। और अगर यही पैरेलल में ज्वाइन हो रही होती है तो फिर पूछा होता है कितना टाइम लगेगा। तो पैरेलल के भी देखिए सीरीज़ के लिए ये होगा T = T1 + T2, और पैरेलल के लिए होगा T = T1 T2 / T1 + T2। ये भी रेजिस्टेंस की तरह आ रहा है, देखिए, ठीक है ना। अब बाकी आप इसका अगर इस सीरीज़ वाले का डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मैं समझा नहीं रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, यूज टू डिटेक्ट करंट। और देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं वो समझा दे रहा हूँ फिर आप लोगों को, फिर इसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, जिससे बहुत इजीली एकदम विदिन सेकंड्स क्वेश्चन होते हैं। और चलिए तो देखिए IG क्या है, मैक्सिमम करंट है, कौन सा मैक्सिमम करंट है जो कि गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करेगा, और G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखिए अगर हम लोग डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह यूज़ करेंगे तो देखिए कुछ एरर आता है। देखिए मान लीजिए गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या है, 3 ओम है, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा, फिर यहाँ पे 2 एम्पेयर। लेकिन अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नहीं होता तो करंट कितना होता, 5 एम्पेयर। हमें एक ऐसा मीटर लगाना चाहिए था जिसकी वैल्यू 5 एम्पेयर के आसपास आती, लेकिन हमें लगा दिया गैल्वेनोमीटर जिसकी वैल्यू आ रही है किसके, 2 एम्पेयर के बराबर, यानी बहुत खतरनाक एरर आ रहा है। देखिए और उस एरर को हम निकाल भी सकते हैं कि I true माइनस आई जो मेजर किया गैल्वेनोमीटर में डिवाइड बाय I true × 100। तो देखिए 60% का एरर आ रहा है, छोटा मोटा नहीं, 60% का एरर आ रहा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक शंट लगाते हैं। देखिए गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है, IG के बराबर। अब देखिए अगर हमने इसमें शंट लगा दिया एक S, इसे हम S कह रहे हैं, और शंट क्या होता है, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। देखिए अमीटर पहले समझिए, अमीटर सीरीज़ में लगाया जाता है, और सीरीज़ में अमीटर का काम क्या होता है, करंट मेजर करने का। और सीरीज़ में लगाएंगे तो देखिए अगर अमीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट का वो सर्किट का करंट ही कम हो जाएगा। अगर अमीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी फिर तो वो करंट मेजर ही नहीं कर पाएगा सही। इसलिए अमीटर की रेजिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, नेग्लिजिबल होनी चाहिए। इसलिए अगर हमें गैल्वेनोमीटर को अगर हमें अमीटर में कन्वर्ट करना है तो पैरेलल में वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिससे कि अब इस पूरे की जो रेजिस्टेंस है वो इससे भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर सीरीज़ में आप कोई भी रेजिस्टेंस लगाएंगे तो पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस से ज़्यादा आएगी, और पैरेलल में आप कोई भी रेजिस्टेंस लगाएं छोटी से छोटी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी छोटी आएगी पैरेलल के केस में, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया। अब मानिए यहाँ से I करंट आया है तो IG यानी मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर में जितना करंट जा सकता है उतना गया, और बाकी सारा किस में चला गया, शंट में। और तो अभी हम यहाँ देखिए VG क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, और VS क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस शंट। दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हैं। और VG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IR, वैसे VS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IR। अब ये जो I है ना वो क्या है, I को हमने माना है N टाइम्स IG, यानी पहले अगर गैल्वेनोमीटर I करंट मेजर कर रहा था तो जब उस गैल्वेनोमीटर को आपने अमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो वो कितना करंट मेजर कर रहा है, N टाइम्स IG। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे
यहाँ पे आई की जगह हमने एन आई जी रखा, आई जी कॉमन हो गया, आई जी से आई जी कट गया, तो शंट की वैल्यू आ गई जी डिवाइड बाई एन माइनस वन। शंट क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ शंट, और जी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। एन क्या है? मतलब एन है कितना टाइम्स मेजर कर रहा है वो, जो अमीटर बन रहा है शंट लगाने के बाद वो कितना टाइम्स करंट मेजर कर रहा है गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, अब देखिए इफ़ अगर देखिए एन अगर बहुत बहुत बड़ा होगा वन से, तो एस की वैल्यू डायरेक्टली हम जी अपॉन एन कर देंगे, क्योंकि ये वन को हम वो कर देंगे। देख लीजिए इसी बेस पे, ताकि आपको ये फॉर्मूला लगाना आ जाए। देखिए अ मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज यूज टू मेजर 10 एम्पियर, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ शंट टू मेजर 50 एम्पियर। देखिए यहाँ अमीटर दे रखा है, गैल्वेनोमीटर नहीं दे रखा, अमीटर दे रखा है, लेकिन फॉर्मूला ये इसी फॉर्मूले से काम हो जाएगा हमारा। तो देखिए ये रहा अमीटर, अब इसमें कौन सी शंट लगाएं जिससे कितना करंट मेजर करने लगे? 50 एम्पियर। तो देखिए शंट निकालना है हमें, शंट की रेजिस्टेंस निकालनी है, और हमारे पास कितना गैल्वेनोमीटर की जगह यहाँ अमीटर दे रखा है, इसलिए अमीटर डिवाइड बाई एन माइनस वन होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला ऐसे डायरेक्ट ऐसे आ गया। अब अमीटर की रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है? 100 ओम। अब एन क्या है? एन देखिए 5 आ रहा है, 10 इंटू 5 50 होता है, इसका मतलब एन की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 माइनस वन 4, तो शंट की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई डायरेक्टली। देखिए कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया आपने, वरना अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो कम से कम इस क्वेश्चन में 10 मिनट लगते हैं आपको। लेकिन आप अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लिए, एस इक्वल टू जी अपॉन एन माइनस वन, ये एन माइनस वन है, ये ज़रूर याद रखिए। कभी कभी क्या होता है जल्दी जल्दी में डायरेक्ट जी अपॉन एन करके आ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब एक कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे परसेंटेज में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ से आई करंट आया, 0.2% इसमें गया और 99.8% इसमें गया, तो बताइए शंट की रेजिस्टेंस कितनी आएगी। केस है ये पॉइंट, तो देखिए इस केस में क्या करेंगे, हमें पता है शंट की रेजिस्टेंस निकालनी है हमें, और वो क्या फॉर्मूला क्या होता है? जी अपॉन एन माइनस वन होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। अब यहाँ एन की वैल्यू क्या आएगी? देखिए एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? 0.2 में कितना मल्टीप्लाई करें एन, जो कि कितना आ जाए? 100%। 100 आई कितना है? 100% है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ परसेंट की जगह हमने ये हटा दिया। अब देखिए एन की वैल्यू आ गई 500, आ गई एन की वैल्यू 500, तो यहाँ रख दिए, तो शंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी अपॉन 499। ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी आप लोग इस फॉर्मूले से बहुत इजीली कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर, ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो देखिए ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें मैक्सिमम करंट कितना हमने माना था? आई जी फ्लो कर रहा है, तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई जी इंटू जी, यानी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आई इंटू आर। अब यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर, देखिए वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट के बराबर होनी चाहिए, एक आइडियल वोल्ट मीटर की। तो देखिए यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसे हम शंट नाम नहीं देते हैं, लेकिन नाम हमने यहाँ ऐसे ही रखा हुआ है, लेकिन हम इसे शंट नहीं कहते हैं। तो देखिए अगर हम इसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं, जिससे इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट के पास पहुँच जा रही है, जिससे कि बहुत अच्छा वोल्ट मीटर बन जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे करंट उतना ही आ रहा है आई जी के बराबर, जिसे हम आई मैक्स कर रहे हैं, जो कि गैल्वेनोमीटर से फ्लो कर सकता है। अब इसमें देखिए, अब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ गया? आई इंटू आर, और आई किसके बराबर हो गया? जी प्लस एस के बराबर हो गया। देखिए ये जो वी आ रहा है, इसको हम मान रहे हैं कि ये एन टाइम्स है इस वाले वी के, ये वाला वी जो है वो एन टाइम्स है इस वाले वी के। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप, एन आई जी इंटू जी, हमने किसके इसको लग दिया? इस वाले वोल्टेज के अक्रॉस। तो देखिए आई जी से आई जी कट जाएगा, एन जी इक्वल टू जी प्लस एस, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई? जी इंटू एन माइनस वन, और ये एस क्या है? रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर इन सीरीज़। गैल्वेनोमीटर को मीटर में बनाने के लिए जो शंट चाहिए, वो जो रेजिस्टेंस चाहिए सीरीज़ में लगाने के लिए, उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम, एस इक्वल टू जे इंटू एन माइनस वन। और ये एन क्या है? ये वो एन है कि अगर मान लीजिए पहले ये वी इतना मेजर कर रहा था, तो अब एन टाइम्स वी मेजर कर रहा है, ये एन टाइम्स वी, ये एन ये है, ठीक है ना। जैसे भी हमने एमीटर में क्वेश्चन सॉल्व करे, वैसे ही आप लोग इस वोल्ट मीटर के लिए भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले से बहुत इजीली। चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज पर हैं, तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? इस अरेंजमेंट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, और अगर R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 हो जाता है, तो ये बैलेंस हो जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस केस में क्या होता है कि R5 से जो CD वायर में जो करंट है वो ज़ीरो हो जाता है, और फिर इसे हम रिमूव कर देते हैं, फिर ये दोनों सीरीज़ में और फिर ये दोनों सीरीज़ में,
और ये दोनों इसके पैरेलल में हो जाते हैं और ये इजीली सॉल्व हो जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आ जाती है। देखिए अब एक केस बनता है कि जब अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, तो देखिए उस केस में मान लीजिए कुछ ऐसा बनना है, अगर कुछ ऐसा है, देखिए 2:1 है लेकिन यहाँ 1:2 है, तो ये अनबैलेंस है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो देखिए अगर बैलेंस्ड होता तो पहले हम निकालते हैं, अगर बैलेंस्ड होता तो ये हट जाता है यहाँ से, और ये क्या होता है 2 + 1 3, ये भी 2 + 1 3, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है 3/2 अगर बैलेंस्ड होता। इफ़ बैलेंस्ड ठीक है ना। अब क्या है, ये अनबैलेंस है लेकिन यहाँ तो यहाँ क्योंकि यहाँ 2:1 है, यहाँ 1:2 है, तो ये 3/2 से थोड़ा सा कम होगा, 3/2 से जस्ट लेस देन 3/2। ठीक है, ये ट्रिक होती है अनबैलेंस के लिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखिए प्रॉब्लम आती है कि इनफाइनाइट लेडर प्रॉब्लम, इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए ये एक लेडर है, यहाँ पे आर फिर ऐसे ऐसे ही चलती चली जा रही है लेडर। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम ये मानते हैं कि एक यूनिट, देखिए इसके ना रिपीटिंग यूनिट कौन सी है, ये रिपीटिंग यूनिट है, एक ही आर उसके बाद देखिए एक ही आर रिपीट हो रहा है ऐसी। तो रिपीटिंग यूनिट हमें सबसे पहले ऐसी प्रॉब्लम्स में, लेडर वाली प्रॉब्लम में हमें देखनी चाहिए कि रिपीटिंग यूनिट कौन सी है। तो देखिए इसके अंदर रिपीटिंग यूनिट ये वाली है, तो देखिए एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ के बाकी सब रिपीटिंग यूनिट की वैल्यू की रेजिस्टेंस मान लेते हैं एक्स। तो देखिए एक्स हो गई इसकी, देखिए हमने यहाँ देखिए क्या करा, इसकी मान ली वैल्यू एक्स, बाकी एक रिपीटिंग यूनिट बची। तो देखिए यहाँ इनफाइनाइट थी ना ये, तो इनफाइनाइट में आप एक और जोड़ देंगे तो इनफाइनाइट ही तो रहेगा। ठीक है ना। तो ये हमने इस पूरे की रेजिस्टेंस एक्स मान ली और फिर इसके ना एक यूनिट और जोड़ लें। देखिए अब इनफाइनाइट तक एक्स है तो उसमें एक यूनिट जोड़ने से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू भी एक्स ही आएगी। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये दोनों पैरेलल में, फिर ये इसके सीरीज़ में, यानी देखिए आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, आर प्लस आर एक्स डिवाइड बाई आर प्लस एक्स, जो कि किसके बराबर है, एक्स के बराबर ही आ रहा है वो, क्योंकि एक्स में एक और यूनिट जोड़ने से फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक था, इसलिए मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। फिर हम ऐसे एलसीएम लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं फॉर्मूला लगा के, वो इसमें आंसर आ गया 1 + √5 डिवाइड बाई 2, ये आंसर आ गया। इसके अंदर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, इसके अंदर हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया कि x = -b + -b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है ना। तो इससे ये आंसर आ गया। ये एक और प्रॉब्लम है, लेडर वाली प्रॉब्लम। इसके अंदर रिपीटिंग यूनिट कौन सी है, इसके अंदर रिपीटिंग यूनिट ये है, ये रेजिस्टेंस फिर ये रेजिस्टेंस फिर ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस, देखिए ऐसे ही रिपीट होती चली जा रही। तो देखिए इसके अंदर हम कौन सी मानेंगे, एक यूनिट को हमने अलग कर दिया, बाकी सबकी वैल्यू मान ली एक्स। देखिए इसे एक यूनिट अलग कर दिया और बाकी सबकी वैल्यू मान ली एक्स। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सीरीज़ में हैं और फिर ये इसके पैरेलल में आ रहा है, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, आर इंटू आर प्लस एक्स डिवाइड बाई आर प्लस एक्स। फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है, एक्स के बराबर ही है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये दो केस होते हैं लेडर वाले प्रॉब्लम के, वो मैंने आपको दोनों दिखा दिए। अब हमारे पास आते हैं मेथड ऑफ सिमेट्री। देखिए रेजिस्टेंस, कुछ ऐसा नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस जब बनता है तो उसके अंदर कुछ सिमेट्री के केसेस आते हैं। तो देखिए दो तरीके की सिमेट्री होती है, एक होती है इनपुट आउटपुट सिमेट्री और एक होती है फोल्डिंग सिमेट्री। तो देखिए इनपुट आउटपुट सिमेट्री में क्या होता है, देखिए यहाँ ये 3 रेजिस्टेंस आ रहा है, फिर ऐसे ही डायग्राम देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे I1 I2 I3 और यहाँ पे भी I1 I2 I3। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस सिमेट्री में लगे हुए हैं और ये किसके, ये CD लाइन के अक्रॉस सिमेट्री है यहाँ पे। तो देखिए जिस भी लाइन के अक्रॉस अगर ऐसे परपेंडिकुलर, अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और सिमेट्री की लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी है, तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो इक्विपोटेंशियल लाइन होती है, और ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, इसका मतलब इसमें करंट जीरो होगा। तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस यहाँ से हटा देंगे हम, इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और फिर ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, और ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएगा और ये सीरीज़ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये होता है फ़ायदा इनपुट आउटपुट सिमेट्री का। क्या याद रखना है इसके अंदर हमें, ये याद रखना है कि अगर करंट के परपेंडिकुलर लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो इक्विपोटेंशियल लाइन होती है और उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है ना। अब एक और तरीके की सिमेट्री आती है, फोल्डिंग सिमेट्री। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हम ये मान रहे हैं, डायग्राम वही है लेकिन हमने उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ये मानी थी। अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हम ये मान रहे हैं कि करंट जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी लाइन पे लाइन ऑफ सिमेट्री है, जिस लाइन पे करंट जा रहा है उसी लाइन पे लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो जो ऊपर नीचे जो पॉइंट्स होते हैं, जंक्शंस होते हैं, उनका पोटेंशियल बराबर होता है। यहाँ C और D है तो यहाँ VC = VD होता है।
ठीक है ना। अभी मान लीजिए यहाँ कोई और भी जंक्शन होता तो उन सबके पोटेंशियल ऊपर नीचे बराबर हो जाते क्योंकि सिमेट्री है। अब देखिए इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। मैं एक ट्रिक होती है इसकी कि आप लाइन ऑफ सिमेट्री से ऊपर जितने रेजिस्टेंस हैं उन सबकी रेजिस्टेंस आप हाफ कर दिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और देखिए ये यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल है तो इन दोनों रेजिस्टेंस को तो वैसे ही हटा दिए। देखिए इनपुट आउटपुट सिमेट्री में भी ये दोनों रेजिस्टेंस हट रही थी और इसमें भी हट रही हैं। इसमें क्यों हट रही हैं? क्योंकि ये दोनों पोटेंशियल इक्वल हैं। और उसमें भी इसलिए हट रही थी क्योंकि ये की पोटेंशियल लाइन हो गई थी इसलिए, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस तो हट गए। अब बाकी आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये हट गया, बाकी ये R/2 कर दिया और नीचे आधे गायब कर दिए, ठीक है ना। इसे ऐसे लिख सकते हैं आप, ये ट्रिक होती है। फिर आप इसे सॉल्व कर लिए। देखिए ये तो हट गया R/2 + R/2R और ये R/2R, तो 2R × R / 3R यानी 2R/3 आ गया। केस देखिए, इस केस में लाइन ऑफ सिमेट्री ये है। तो जब भी ऐसा कुछ केस आता है तो उसके अंदर हम जो ये जॉइंट होते हैं ना, इसे अलग कर देते हैं। देखिए जैसे ये, इसे हमने इसे अलग कर दिया तो देखिए हर रेजिस्टेंस कितना है, R है। देखिए ये R 2R 2R × R / 2R + R, तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 2R/3। तो देखिए ये ऐसे अलग कर लिया हमने, 2R/3 अलग हो गया, नीचे 2R/3। अब ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री भी है यहाँ पे, तो डायरेक्टली आप इस वाले हिस्से को हटा के यहाँ R/2, यहाँ R/3 और यहाँ R/2 कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ये ऐसे भी सॉल्व हो रहा है, वैसे दिख रहा है साफ साफ। चलें अब एक ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, इसे मानते हैं हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री। तो देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, इसका मतलब ये दोनों पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। लिखा हुआ भी VA है और VB है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस हट जाएंगे यहाँ से। और ये तो तीनों सीरीज़ में, ये तीनों सीरीज़ में, तो ये दोनों उसके पैरेलल में। और यहाँ पे हर रेजिस्टेंस R मानिए, तो ये ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। ये कुछ क्वेश्चन से देखिए आप लोग। इसके अंदर जो हल लाइन है वो R रेजिस्टेंस है। इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, इसके अंदर भी लाइन ऑफ सिमेट्री ये है। तो मैंने क्या कहा था कि जो जॉइंट होते हैं हम इसे अलग कर लेते हैं, यहाँ से ये अलग कर लेंगे, यहाँ से ये अलग कर लेंगे और फिर आप इन सबको आधा कर दीजिए, क्योंकि मैंने अभी बताया था पीछे। तो देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है ना। हर लाइन की रेजिस्टेंस R थी, लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, तो जो जंक्शन है उसे अलग कर लीजिए। ये इसे हम कैसे मान लेंगे, ये ऐसे मान लेंगे हम इसे कि ये जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ से अलग मान लेंगे, ठीक है ना। चलिए और फिर इन सबको आधा कर लेंगे, फिर ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये दोनों सीरीज़ में, फिर ये इसके पैरेलल में, ये दोनों सीरीज़ में, फिर इसके पैरेलल में, फिर ये पूरा सीरीज़ में हो रहा है, सॉल्व हो जाएगा इजीली, ठीक है। बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए हम पूरा चैप्टर A to Z कवर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ हो गई, लेकिन पढ़ा मैं हर चीज़ रहा हूँ। देखिए अब ये मान लीजिए क्यूब की हर लाइन है वो एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू R है। तो अब पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए ये इस साइड के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, और इस फेस डायगोनल के अक्रॉस अगर वो निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो कैसे निकालेंगे। और अगर बॉडी डायगोनल क्या हुआ, ये G और C क्या हुआ बॉडी डायगोनल। तो देखिए इसकी ट्रिक होती है। देखिए एज सबसे छोटी होती है, फिर फेस डायगोनल सबसे बड़ा होता है, फेस डायगोनल उससे बड़ा होता है और बॉडी डायगोनल सबसे बड़ा होता है। तो देखिए डिवाइड बाय 12 कर दिए, क्योंकि कितनी साइड्स होती हैं एक क्यूब में, 12 साइड्स होती हैं ना, तो डिवाइड बाय 12 और 7 9 10 कर दिए। तो इसकी एच के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है 7R/12, फेस डायगोनल के अक्रॉस आती है 9R/12, बॉडी डायगोनल के अक्रॉस आती है 10R/12। ये ट्रिक है याद करने की, ये कैपेसिटेंस में भी यूज़ होती है। कैपेसिटेंस में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। कैपेसिटेंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब देखिए लास्ट तरीके का क्वेश्चन बचा है हमारा। देखिए मान लीजिए हर रेजिस्टेंस की वैल्यू R है और फिर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है इस यहाँ से दोनों टर्मिनल के बीच के। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसे नाम देना शुरू करते हैं। यहाँ हमने दिया A, तो देखिए यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी A हो जाएगा पोटेंशियल, और यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या पोटेंशियल माना, B, तो देखिए ये भी B हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है और फिर यहाँ से यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, B। तो देखिए A B के बीच में ये भी रेजिस्टेंस, ये भी A B के बीच में रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस भी A और B के बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस भी A और B के बीच में, और ये वाला रेजिस्टेंस भी A और B के बीच में। तो इसका डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा, R/5, ठीक है ना। इसी टाइप का कभी कभी व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाता है, इसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज दिख नहीं रहा होता हमें, लेकिन अगर हम लोग ऐसे X Y Z और ABCD मान के करें, फिर उससे मतलब बनाएं, तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज निकल के आता है और फिर वो इजीली उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करके आ जाती है। पूरा चैप्टर हो गया, हर चीज़ कवर हो गई। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के आ रहा हूँ। मान लीजिए एक बैटरी से ये 3 बल्ब कनेक्टेड हैं, ये A बल्ब, ये B बल्ब, ये C बल्ब। B और C जो बल्ब हैं दोनों आइडेंटिकल हैं और A इनसे अलग है,
बाकी कोई कुछ क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है। और अगर सी बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो आपको बताना है कि बी की ब्राइटनेस और ए की ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, किसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी और किसकी ब्राइटनेस कम होगी, या दोनों की बढ़ेगी या दोनों की कम होगी। ठीक है ना। और ब्राइटनेस को आप पावर से रिलेट कर सकते हैं, जिसकी पावर ज़्यादा आती है उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, चलें, ये चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू।